इन द प्रीवियस चैप्टर हमने रूलर्स एंड बिल्डिंग्स नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, अगर आप सभी को याद हो। इसमें हमने कुतुब मीनार और जो मुगल डायनेस्टी है, आपने देखा दिल्ली सल्तनत का जो टाइम रहा है उसमें मोहम्मद गोरी और उसके बाद के जो शासक हैं जिन्होंने दिल्ली पे राज्य किया है, उन्होंने बहुत सी इमारतें ऐसी बनाई थी, वो हमने वहां उसमें पढ़ा। अब वो इमारतें जो थी उनके कौन कौन से प्रकार हुआ करते थे, या वो जो इमारतें वो बनाते थे उनका मीनिंग क्या है, तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं। रूलर्स और बिल्डिंग्स के बाद में जो रूलर्स थे उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई वो, और जो आसपास लोकेलिटी में जो लोग रहते थे उनके लिए जो बिल्डिंग्स बनी है, वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन्स है उस समय कौन कौन सी क्राफ्ट बनाई जाती थी, कौन कौन से ट्रेडर्स हुआ करते थे, ट्रेडिंग कैसे होती थी। हम बात कर रहे हैं मिडाइवल पीरियड की, जब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे हम। उसके बाद हमने मुगल डायनेस्टी की बात करी, जहाँ बाबर, हुमायूं, ये हमने दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल एम्पायर में इसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, जानना क्या है, हमें ये जानना है कि मिडाइवल पीरियड में जिस समय दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश का राज्य था, तो लोगों का रहन सहन कैसा था, टाउन्स में व्यापारी ट्रेडर्स कौन कौन से थे, और क्राफ्ट का काम कौन कौन सा होता था, और कैसे राजा उन चीजों को किया करते थे। थोड़ा सा देखिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूं आपको, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को समझने के लिए बता रहा हूं। देखो मेनली 3 प्रकार के सेंटर हुआ करते थे उस समय, 3 प्रकार के। जैसे टेम्पल टाउन, आपको पता है कई ऐसे नगर हैं जो टेम्पल की वजह से ही जाने जाते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जुन्नार देव। जुन्नार देव यहाँ एक मंदिर है, इस मंदिर की वजह से इसको जुन्नार देव कहा गया है, और इसी की वजह से इसकी पहचान हो गई है, तो इसे हम कहेंगे टेम्पल टाउन। समझ गए होंगे टेम्पल टाउन। दूसरा देखिए, यस सर। एक मतलब टेम्पल टाउन का मतलब है एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा टाउन जो जो जहां पर कोई बहुत बड़ा टेम्पल हो, जो राजा ने बनाया हो या किसी सेठ ने, बहुत बड़े अमीर ने या किसी बड़े आदमी ने बनाया हो, प्रभावशाली व्यक्ति ने बनाया हो। दूसरा है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जैसे भोपाल, छिंदवाड़ा, जो जिला हेडक्वार्टर है, जहां से शासन प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के काम कंडक्ट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एक होता है कल्चरल सेंटर, जैसे आप देखोगे बहुत से ऐसे टाउन हैं, कस्बे हैं, जो अपने जो मेले होते हैं या कोई प्रोग्राम होते हैं कल्चरल, उनके लिए पहचाने जाते हैं। जैसे पंचमढ़ी में लाइट शो होता है, तो पंचमढ़ी अपने टूरिस्ट प्लेस की वजह से पहचाना जाता है, साथ में अपने जो लाइट और साउंड शो होता है वहां, उसकी वजह से भी पहचाना जाता है। तो आप समझिए 3 चीजों की बात कर ली हमने। टेम्पल टाउन, जिस टाउन में कोई बड़ा टेम्पल हो जिसके नाम से उसे पहचाना जाए, तो उसे हम टेम्पल टाउन कहें। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और तीसरा हमने पढ़ा कल्चरल सेंटर। अब क्या और इस चैप्टर में कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन्स हैं या कौन कौन से लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपने सुना होगा और देखा भी होगा, यहां भी देखा होगा, राजस्थान से बहुत से लोग ऊंट के ऊपर, कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर सामान लाद करके राजस्थान से यहां आते हैं, पचासों सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स में वो अपने साथ वो कैमल लेके आते हैं, ऊंट लेके आते हैं, व्यापार करते हैं। कई बार देखा होगा कि राजस्थान से या जम्मू कश्मीर से यहाँ के कुछ लोग भेड़ और बकरी अपने साथ लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाते हैं, नमक का व्यापार करते हैं, चाय का व्यापार करते हैं, रुई का व्यापार करते हैं। ऐसे बहुत से लोग उस समय हुआ करते थे जो एक साथ पूरे कुनबे में एक साथ चला करते थे। जैसे कि 5 ठेकेदार हो गए या 5 लोग हैं, सरदार हो गए, उनके साथ 10-10 लोग भी है, ऐसा करके 5 का ग्रुप बन जाता था। तो वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये पढ़ो। उस समय व्यापार कैसे करते थे लोग, उस समय कौन से मोबाइल हुआ करते थे, तो संदेश कैसे जाते थे। और उस समय तो आपने एक वर्ड भी आप सुनो, आप अपने दादाजी से या उनसे पूछना, हुंडी चलती थी, हुंडी, मुद्रा
मुद्रा का तो व्यापार होता ही था, साथ में वस्तु विनिमय भी होता था। जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, वो आप दे दीजिए और बदले में आपको दूसरी वस्तु मिल जाएगी। एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक के बदले में दूसरी चीज। कई बार मुद्रा में भी व्यापार होता था। मुद्रा कैसे होती थी? लिखित मुद्रा भी होती थी। जैसे कागज के ऊपर लिख दिया कि मैं राघव विश्वकर्मा को 100 रुपया 1 महीने बाद देने का वचन देता हूं, और उस पर साइन करके मोहर लगा दी। अब पहले कौन से मोबाइल थे, पहले कौन से नोट हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे, या फिर मोहर हुआ करती थी। मोहर, सोने की मोहर, चांदी की मोहर, तांबे की, कॉपर की मोहर। तो उस मोहरों से ही वो आपस में व्यापार किया करते थे। अब और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप देखिएगा और इंटरेस्ट लीजिएगा इस चैप्टर का। मैं साथ में बैठा हूं, तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप रेज हैंड करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। सर बुक से नहीं पढ़ा रहे आप? हाँ, क्या बेटा, क्या बोल रहे थे? सर बुक से नहीं पढ़ा रहे आप? नहीं बेटा, पहले आप इसका वीडियो देखिए, उसके बाद बुक से पढ़ेंगे, है ना? सर 5 चैप्टर हो गया? यस। रूलर्स और बिल्डिंग बेटा हमने 3 क्लास ली है उसकी। रूलर्स और बिल्डिंग जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हमने देखा है कुतुब मीनार के बारे में भी उसमें हमने पढ़ा, उनके डिजाइन्स के बारे में हमने पढ़ा, चोला डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा टेम्पल्स के बारे में। हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोल रहे थे चिकलेट? सर टेम्पल्स के बारे में। सर टेम्पल्स के बारे में पढ़े। सर टेम्पल्स के बारे में पढ़े। हाँ चलिए, टेम्पल्स पढ़ा था ना, तंजावुर का टेम्पल पढ़ा था ना उसमें हमने। यस सर। सर बड़े बड़े पत्थर को कैसे ले जाया करते थे? बड़े बड़े टेम्पल पढ़े थे। गोपुरम के बारे में पढ़ा था कि जो दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली के बने होते हैं। राजेंद्र चोल ने एक मंदिर बनाया था गंगईकोंड चोलपुरम में। याद करिए बेटा, शायद आपने क्लास नहीं ली, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर पिछला चैप्टर नहीं पढ़ाया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमने 5वां चैप्टर पढ़ लिया है? या ये बताइए कितने बच्चे हैं जिन्होंने 5वां चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ? यस में जवाब दीजिए। यस सर। सर हमने पढ़ा। धैर्य। सर तुहिन, हमने भी यस, तनिष्का और कार्तिक, काव्य, अनुकल, वेरी गुड। सर हमने भी पढ़ा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है कोई बात नहीं बेटा, पर्सनली आप उन चीजों के बारे में पूछ लीजिए, जहां प्रॉब्लम है मैं बता दूंगा आपको, है ना? और अगर ऐसा लगा कि आप काफी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर को हम दोबारा पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं इस चैप्टर को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, चलिए देखिए। And craftspersons. Introduction. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. This map shows important centers of trade and artisanal production in Central and South India. Administrative centers. You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of the Cholas, as it was 1,000 years ago. The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bells of the Raja Rajeshwara temple built by King Raja Raja Chola. The townspeople are all praised for its architect, Kunjara Mallan Raja Raja Parunthachan, who had proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive shivling. Besides the temple, there are palaces with mandaps or pavilions. Kings hold court in these mandaps, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. The town is bustling with markets selling grain, spices, cloth, and jewelry. Water supply for the town comes from wells and
tanks. The Salia weavers of Tanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival, fine cottons for the king and nobility. My job is to make college easier because students have a lot on their mind. And coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malai, the Sthapatis or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal. कुछ समझ में आ रहा है बेटा? आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या बता रहे हैं? यस सर। चोला Yes, sir. डायनेस्टी, देखिए बेटा, चोला डायनेस्टी की जो राजधानी थी थंजावुर, उसमें जो मंदिर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उनके बारे में जानकारी देते हुए साथ में ये भी बता रहे हैं कि वहां उस मंदिर के आसपास, देखिए एक चीज बताना जरा ना, आपसे पूछ रहा हूं, चलो बताना, जहां कहीं मंदिर होता है उनके आसपास क्या एक अमूमन ये चीज हम मान सकते हैं कि वहां जैसे कि कुछ नई नई चीजें हमें मिले, या जैसे प्रसाद है या माला है या जो भगवान के लिए हम अर्पण करते हैं वो सारी चीजें हमें उनके आसपास, मूर्तियां हैं कि कोई मूर्ति लेने आएगा, कोई झालर घंटी जो मंदिर में बजाते हैं बैल उसको लेने आएगा, तो ये सब लोग भी, क्या ऐसा होता है? यस सर। कहाँ होता है ऐसा? कहाँ होता है ऐसा भाई? जहां कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, सोचिए कोई बड़ी राजधानी होगी तो वहां शिल्पी लोग भी उनके आसपास ही बसेंगे, जो क्राफ्ट पर्सन होगी वो भी उनके आसपास ही रहते हैं। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, सम डिस्टेंस अवे एट शिवामालाई, ये एक एग्जाम्पल है, थंजावुर के पास में एक जगह है, उस जगह पे द स्थापतीज और स्कल्प्टर्स जो मूर्ति बनाने वाले हैं, स्थापतीज उनको बोला गया है, वो वहां रहते हैं। उनका काम क्या है बताइए जरा, उनका काम क्या है? सर मूर्ति बनाना। काहे से बनाते हैं? सर सॉइल मिट्टी एक एग्जाम्पल सामने दे रखा है, समझिए, सामने एग्जाम्पल है, इसमें जो बैल है, मेटल की जो बैल है उसको बनाते हैं, ठीक है? और देखिए lamps. Temple towns and pilgrimage centers. Tanjavur is also an example of a temple town. Temple towns represent a very important pattern of urbanization, the process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests, and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donations. Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे थे? सर पिलग्रिम्स का मीनिंग क्या होता है? किसका? पिलग्रिम्स? पिलग्रिम्स, यस सर। हाँ, पिलग्रिम्स बेटा जो तीर्थ होते हैं ना, जैसे वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां जो जाने वाले जो ट्रेवलर्स होते हैं उनको पिलग्रिम्स बोला जाता है। ओके, अब जैसे इसका हेडिंग देखिए, इसका हेडिंग क्या है? टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी ऐसे टाउन्स जहां बड़े बड़े मंदिर हैं और जहां पे यात्री लोग बहुत आते हैं, ऐसे सेंटर्स के बारे में बताया जा रहा है। With grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests, and celebrate festivals. Pilgrims who आपने ये चीज देखी, इसमें जरा नोटिस करिए, एक चीज बताइए इसमें, यहां से देखिएगा इसको, कि जो राजा होता है नॉर्मली वो क्या करता है,
एक हम मानते हैं कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जो टेम्पल्स होते हैं ना, वो इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के और सोसाइटी, समाज के सेंटर हुआ करते थे। राजा अपने डिवोशन दिखाने के लिए जो देवता है, जो प्रीस्ट है, उनके जो बड़े देवता है, उनके प्रति अपना एक श्रद्धा भाव दिखाने के लिए मंदिरों में पैसे लगाया करते थे, मंदिरों का निर्माण किया करते थे। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर राजा मंदिर बनाता है लोगों के लिए? तो बताइए जरा धैर्य, क्या फर्क पड़ेगा लोगों के ऊपर इस बात का? उस राजा के प्रति पब्लिक क्या सोचेगी, प्रजा क्या सोचेगी? अच्छा सोचेगी, उसके प्रति आदर बनेगा कि यह राजा जो है वो हमारे धर्म के प्रति सहिष्णु है, हमारी हार्मनी को बढ़ाना चाहता है। इसलिए जो वहां के जो लोग हैं, पीपल जो है, वहां के जो सिटीजन है, वो राजा के प्रति और भी उदार हो जाते हैं। आगे देखिए इसी में, अब इसमें क्या करते हैं राजा, इसके लिए क्या करता है, कुछ जमीन जो होती है वो दान देता है मंदिर को, और कुछ पैसे देता है, ताकि जो भी मंदिर में जो भी निर्माण हो रहे हैं उसमें कोई भी जो रीति रिवाज जो होते हैं उसके लिए, वहां जो पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री जो आते हैं, उनके फीड खाने के लिए, और प्रीस्ट जो पुजारी हैं उनके लिए, और सेलिब्रेट फेस्टिवल और त्योहारों को मनाने के लिए राजा जमीनों को ग्रांट में देता है। ग्रांट का मतलब अनुदान, और अनुदान का मतलब होता है एक तरह से भेंट स्वरूप, जैसे किसी को गिफ्ट कर दी हो। नेक्स्ट देखिए, ये जो पिलग्रिम्स हैं ये इन मंदिरों में आते हैं, यहाँ समूहों में आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो आते हो। आपने देखा होगा कि जो तीर्थ यात्री होते हैं वो बहुत सारे एक साथ में जाते हैं, तो वो भी जाकर के मंदिरों में क्या करते थे, डोनेशन दिया करते थे। तो ये चीजें आप देख पा रहे होंगे, एक सिंबल की तरह दिखाया गया है। अब धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में जो पुजारी हैं, जो वर्कर हैं, वो टेम्पल के आसपास ही सेटल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आप भी जानते हैं कि जो इकोनॉमी का पार्ट है, मेन सेंटर है टेम्पल, या जो सोसाइटी का मेन एक सेंटर बन चुका है, टेम्पल टाउन है वो, तो वहां सभी लोगों को रोजगार के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए जो पूर्ति होती है वो मंदिर के आसपास हो जाती है। तो सभी लोग, जो पुजारी है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो आर्टिजन शिल्पी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो सभी टेम्पल के आसपास ही इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कौन कौन से लोग हैं जो टेम्पल के आसपास रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा, प्रीस्ट रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, आर्टिजन रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ की आबादी क्या दिखाई दे रही है आपको, किसके आसपास बसी है आबादी? सर मंदिर के मंदिर के आसपास। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे आपकी ये कौन सा टाउन है, टेम्पल टाउन है। टेम्पल टाउन। देखिए यहाँ अभी एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, भिल्ला स्वामी, ये भिलसा में है, विदिशा हमारे मध्य प्रदेश में है, वहां का भी एक टेम्पल टाउन का एक एग्जाम्पल है। और एक सोमनाथ है गुजरात में, वहां भी ये देखिए एमपी का दिखा रखा है, और ये सोमनाथ का है। दोनों को देखिए आराम से, ये भिला स्वामी भिलसा विदिशा में है, और ये इसका एक फोटो दिखाया गया है। ये जो दूसरा टेम्पल दिखाया गया है ये सोमनाथ का टेम्पल है जो गुजरात में है। आगे देखिए वो टेम्पल दिखाए गए हैं, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, देखिए यहाँ का क्या दिखाया गया है, कांचीपुरम का, और दोनों मंदिर है। तिरुपति का आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति का जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है, कांचीपुरम और मदुरई का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है। तो इनको नोट करिएगा, काम आएंगे। अभी एग्जाम होगी तो आपको ये क्वेश्चंस होंगे तो इनके सीधे आंसर आपको पता होंगे। आगे देखिए, जो पिलग्रिम्स है ना, आपने देखा होगा जो यात्री लोग होते हैं वो कहीं आकर जब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो उन्होंने धीरे धीरे उस एरिया को एक कस्बे में बदल दिया। जो एरिया मंदिर के आसपास एक छोटा गांव सा हुआ करता था, उसको उन्होंने धीरे धीरे एक टाउनशिप के रूप में बदल दिया। यानी एक टाउन को दूसरे टाउन से, दूसरे को तीसरे टाउन से आपस में धीरे धीरे जोड़ दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश का एक मंदिर दिखाया गया है वृंदावन का, और एक मंदिर है तिरुवन्नमलाई। तिरुवन्नमलाई एक मंदिर है जो तमिलनाडु में है। ये दोनों भी ऐसे ही मंदिर है, टेम्पल टाउन है।
ये देखिए, ये टेम्पल टाउन है, इसके आसपास कितने लोग आज बस चुके हैं, लेकिन मेन वजह है ये मंदिर। आगे देखिए, अजमेर में आपने सुना होगा कि चौहानों के समय में ये एक बहुत बड़ी राजधानी हुआ करती थी चौहानों की, अजमेर। वहां मुगलों ने भी अपना हेडक्वार्टर बनाया था, एक प्रांत मुगलों का भी था अजमेर। इसमें क्या खास बात है? सबसे पहली खास बात तो यह है कि जो मुगलों के समय में जो प्रांत हुआ करते थे उनको सूबा बोला करते थे। क्या बोलते थे? सूबा। सुबह क्या बोलते थे? सुबह सूबा। और जो राज्य का गवर्नर होता था उस प्रांत का, उस सूबे का, उसे बोलते थे सूबेदार। क्या बोलते थे उसको? सूबेदार। ठीक है। अब आगे देखिए, इसी में इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस कोएक्सिस्टेंस। अब देखिए, आपने इस चीज को देखा, अभी जैसे हमने देखा तिरुवन्नमलाई, मदुरई, कांचीपुरम का देखा, हमने भिलसा का देखा, बिलासवामिन का, और अब हम अजमेर को देख रहे हैं। ये जो टेम्पल टाउन के जो इलाके हैं, ये अपना एक रिलीजियस एक्सिस्टेंस रखते हैं, साथ में पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस भी है। देखिए, अजमेर जो है ये प्रशासनिक तरीके से भी इंपॉर्टेंट रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी रहा है और रिलीजियस सेंटर भी रहा है, और टेम्पल टाउन भी है। कैसे है टेम्पल टाउन? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है, ख्वाजा साहब की मस्जिद। काफी लोग जानते होंगे, इस बात से वाकिफ होंगे। उसकी वजह से भी अजमेर का काफी नाम है, विश्व में विख्यात है। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा? सर बोलिए। सर, टेम्पल टाउन के पास सर जो लोग रहते हैं ना, जैसे शिफ्ट हाँ। हो जाते थे, सिस्टर्स, वर्कर, आर्टिसंस। हाँ। सर वो जो आपने इसके थोड़े पहले दिखाए थे, 4 एग्जाम्पल थे हाँ। सर, उसमें मैंने वो थोड़ा समझ नहीं पाया था उधर। अच्छा, चलिए कोई नहीं, वो तो वापस देख लेते हैं ना। देखिए, हम बात कर रहे थे यहां से, ठीक है। इससे आगे हम बात कर रहे थे कि जो टेम्पल है उसके पास में बहुत सारे लोग थे ऐसे जो वहां आकर के रहते थे मंदिर के आसपास। मुख्य रूप से 4 के लोग हमने पढ़े उसमें शिल्पियों को भी बताया, आईडी पासवर्ड बनेगा, इसमें शिल्पियों को भी बताया गया है जो आर्टिजन्स थे। अब मेनली वहां कौन लोग रहते हैं उनके बारे में, जैसे कि सबसे पहले हमने कहा प्रिस्ट रहते हैं, पुजारी रहते हैं, है ना, जो इन टेम्पल टाउन्स के आसपास रहते हैं। अब रहते क्यों है? पहले का क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ये लोग आसपास क्यों रहते हैं। देखिए, जैसे प्रिस्ट है, पुजारी है, मंदिर के पास रहने से उसको फायदा है ना। मंदिर के पास रहेगा तो सुबह शाम जैसे मंदिर में पूजा अर्चना करेगा तो टाइम से वहां पहुंचेगा, आसानी होगी उसको, सुलभता होगी। दूसरा, वर्कर्स क्यों रहेंगे? मंदिर है, राजा उसके लिए पैसा देता है, मंदिर में जो तीर्थ यात्री आते हैं वो भी वहां पैसा डोनेट करते हैं, तो उसमें मंदिर का काम भी बढ़ता है, नया निर्माण काम भी होता है। अब निर्माण कार्य के लिए वर्कर्स चाहिए, मेसन चाहिए और ऐसे लेबर चाहिए, तो वो आसपास रहेंगे तो उनको जल्दी काम मिलेगा, वो दूर रहेंगे तो किसी और को काम मिलेगा, तो इसलिए वो उनके पास रहते हैं। आर्टिजन क्यों रहते हैं? अब मंदिर है तो शिल्प का काम भी होगा, मूर्तियों का काम भी होगा, तो इसलिए आर्टिजन उनके पास में, मंदिर के पास में रहने लग जाते हैं। इसके अलावा कौन रहे? तो जो ऐसे लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, वो भी मंदिर के पास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर में काफी लोग आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, वो नई नई चीजें खरीदते हैं, तो वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, तो इनको पैसा मिलता है। तो अगर कोई टेम्पल टाउन है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो उसके आसपास लोगों के रहने की सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से टेम्पल के पास रहना शुरू कर देते हैं। अब राजा इसलिए डोनेट करता है मंदिरों में पैसा ताकि प्रजा उसके प्रति अच्छा सोचे और जैसा वो चाहे वैसे प्रजा रहे, और वो प्रजा का सुख चाहता है तो प्रजा तो इसमें भी सुखी है कि भाई राजा जो है वो हमारा सुख चाहता है। दूसरा, तीर्थ यात्री जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो मंदिरों में आते हैं, वो भी डोनेट करते हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है उस समय? जो मिडाइवल पीरियड है हिस्ट्री का भारत का, उस समय जब तीर्थ यात्री आया करते थे तो वो सोने चांदी ऐसे डोनेट किया करते थे। आपने देखा कि जो महमूद गजनवी था,
महमूद गजनी जो था वो सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया था। क्यों? क्योंकि सोमनाथ के मंदिर राजा ने जो बनाया, सोलंकी राजा थे वहां के, भीमदेव सोलंकी, उन्होंने उस मंदिर को बनाया और उसको इतना खूबसूरत मंदिर को बनाया, उसको सजाया सोने चांदी से। उसके बाद में उसमें डोनेशन आया, राजा ने दिए, उसके बाद यात्रियों ने दिए, तो बहुत सा धन वहां इकट्ठा हो जाता है, निर्माण भी होता रहता है और फिर वहां राजकोष में, उसमें मंदिर के कोष में उसको रखा भी जाता है, वहां ट्रस्ट भी बना दिए जाते हैं ताकि पूरी व्यवस्थाएं वहां होती रहे। तो इससे क्या क्या फर्क पड़ा कि जो एक मंदिर, छोटा सा मंदिर था जहां एक दो घर हुआ करते थे, धीरे धीरे वो एक बड़े टाउन में बदलने लग गए और फिर धीरे धीरे एक टाउन से दूसरे टाउन से जुड़ाव हो गया तो टाउनशिप बनने लग गई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सातवीं आठवीं शताब्दी के बाद का जो टाइम है, 14वीं 15वीं शताब्दी तक, ये जो टाइम रहा, इस टाइम में मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान रहा, इकोनॉमी में और सोसाइटी में। यही चीज इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं। आगे देखिए बेटा, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। देखिए, ये चारों थे वो प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिजन और ट्रेडर्स। इसके बाद में हमने सोमनाथ की बात करी, बिल्ला स्वामिन, कांचीपुरम और मदुरई ये तमिलनाडु में है, तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में है। पिलग्रिम्स इन्होंने टाउनशिप बना दिए, वृंदावन का एक मंदिर का एग्जाम्पल दिखाया गया। उसके बाद में हमने बात करी अजमेर की। अजमेर में हमने कहा कि वहां दो प्रकार की चीजें हैं। पहली, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है। क्यों आप कैसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है? तो आपका जवाब होगा कि मुगलों ने अजमेर को अपना एक सूबा बनाया था और वहां पर एक सूबेदार भी बनाया था, मान सिंह को, जो आमेर का एक राजा रहा है। तो अजमेर के कई शासक ऐसे रहे हैं, चौहान शासक रहे हैं, और उसी समय एक सूफी संत है जो साथ में आया था मोहम्मद गोरी के, और वो यही रह गया था। तो नाम है उस संत का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला है, उसके एक संत है ख्वाजा साहब, और इनकी वजह से अजमेर को बहुत फेमस बना दिया गया है, या फेमस हो गया है इनकी वजह से। दूसरा, इसी में अजमेर में एक छोटा सा शहर है पुष्कर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये सर अटक अटक के आ रही है। सर आ रही है। हेलो लैपटॉप। सर सर लैपटॉप है ना? सर 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 लेफ्ट हो जाते, लेफ्ट हो जाते। हाँ लेफ्ट हो जाओ।
सर का वेट कर लेते हैं। हाँ, तो यस सर। वापस से मैं शेयर करता हूँ, रुकिए बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को मैं जो समझा रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर, आ रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखिए वापस से समझिए, लोस्ट वैक्स मेथड होता क्या है? वैक्स का मतलब होता है बेटा मोम। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर जो पर आवाज बंद हो गई फिर से। ये होती है ना, मधुमक्खी होती है, उससे बनता है ना। तो सुनिए इस बात को कि लोस्ट वैक्स मेथड क्या है। एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या जानते हैं लोस्ट वैक्स मेथड के बारे में, तो आपको जवाब कैसे देना है? फर्स्ट, एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स। हम सबसे पहले एक मोम की किसकी? मोम की। हम मोम की एक मूर्ति बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, उसको क्ले से कवर कर देंगे, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर अंदर एक छोटा सा छेद करेंगे, उस छेद में से पूरे मोम को हम बाहर निकाल लेंगे, समझ रहे हो? फिर जो मूर्ति बनती है उसे बोला जाता है, उस टेक्निक को बोला जाता है लोस्ट वैक्स टेक्निक। बाद में सुखाने के बाद ये सर फिर से की बोलिए। ये सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए दोबारा सुनिए, हम सबसे पहले वैक्स की एक मूर्ति बनाएंगे, एक स्कल्पचर बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे मोम से। उसके बाद उसको क्ले से कवर कर देंगे ऊपर से, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं। इसको जब उससे कवर कर देंगे, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब वो सूख जाएगा ऊपर से, फिर उसे गर्म करेंगे, गर्म करके एक छेद करके, और पूरे देखो, एड ए टीनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर। इस क्ले कवर के ऊपर हम एक छोटा सा छेद छोड़ेंगे ताकि उसमें से हम मोम को बाहर निकाल सकें। द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। उस होल से हम पूरे उस मोल्टन मेटल को बाहर निकाल देंगे, और वो जो हमारा क्ले वाला जो बना, कौन सा जो हमने कवर किया था, वो क्या बन जाता है? लोस्ट वैक्स टेक्निक से, लोस्ट वैक्स टेक्निक से क्या बन जाता है? एक स्कल्पचर बन जाता है, एक स्टेच्यू बन जाता है, स्कल्पचर। अब देखिए नेक्स्ट इसी में, जब इसको ठंडा कर लिया जाता है, जब ये देखो ये तो क्ले से बना है, जब इसको ठंडा कर लिया जाता है और इसको फिर सॉलिड किया जाता है, और भी तो इसको अच्छे से क्ले को रिमूव किया जाता है और इमेज को अच्छी तरह से फिर क्लीन करके उसको पॉलिश कर दिया जाता है। समझ गए इस बात को कि किस तरह से लोस्ट वैक्स टेक्निक से हम क्या बनाते हैं? मूर्ति बनाते हैं। स्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट देखिए स्मॉल टाउन कैसे होते हैं आप याद दिखा रहे होंगे। 8th सेंचुरी में यहाँ आपको कुछ टाउन दिखाई दे रहे होंगे। दे यूजुअली हैड ए का और मंडी और लेटरहाइम्स टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। आपको पता है आज भी है ना कई जगह मंडियां लगती है ना मंडी। यस सर। आप देख रहे होंगे दो औरतें एक मंडी में आई है और कुछ खरीदारी बर्तन कुछ खरीद रही है। साथ में आप यहाँ पे घोड़े पे बैठा हुआ एक व्यापारी आपको दिखाई दे रहा है जो किसी पास के व्यक्ति से कुछ सौदा भाव मोल भाव कुछ कर रहा है। ये क्या है? ये एक टेक्निक है छोटे टाउन्स में जो नेटवर्क होता है। अब यहाँ देखो आपको यहाँ हाट भी मिलता है, हम इसको हाट बाजार भी बोलते हैं। पहले के समय इसको हट्टा बोला जाता था। जहाँ हाट कैसा होता है, देखो छोटी छोटी दुकानें होती है, खुला एक एरिया होता है जिसमें लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, कुछ बेचने के लिए आते हैं, इसे हाट बोला जाता है। इसके दूसरे तरफ कुछ आपको आर्टिजन मिलते हैं छोटे छोटे कस्बों में। ये उस समय की बात है बेटा, 8वीं 9वीं शताब्दी में, 8th 9th सेंचुरी में भारत में जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे उनके बारे में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं।
उस समय देखिए कुछ शिल्पी लोग हुआ करते थे, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो ऐसे पोटर्स हुआ करते थे, ऑयल प्रेसर्स और शुगर मेकर्स, चीनी बनाने वाले, पोडी मेकर्स, कई ऐसे थे जो लुहार थे, कोई सुनार थे, कोई पत्थरों से कुछ बनाते थे, कोई बहुत सारी चीजों का आपस में निर्माण करते थे। ये देखो जो ऑयल वाले ये क्या बोलते हैं इसको, नारियल के जो पेड़ है उससे जो फल प्राप्त होते हैं उससे कई प्रकार की चीजें बनती है, उनके जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो सभी इस टाउन के आसपास रहा करते थे। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। इसका एक सेकंड पार्ट भी मैंने दिखाया है। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो क्या क्या लेकर आते थे, क्या, अब देखो ये चीजें तो हमने पढ़ ली है कि वहाँ कौन कौन लोग रहते थे। अब आपको ये जानना है कि वहाँ लोग रहते कैसे थे, क्या चीजों का यूज करते थे, क्या चीजें खरीदते थे, क्या चीजें बेचते थे। जैसे इसमें दिखाया गया है, मैनी केम फ्रॉम फार, बहुत से व्यापारी तो जो दूर से आया करते थे यहाँ कुछ चीजों को लिए बेचने के लिए। कुछ लोग घोड़े ले जाया करते थे, लाया करते थे, साल्ट, कैम्पोर, देखो ये जो इलायची होती है, जीरा होता है, इस तरह के जो मसाले हैं, केसर वगैरह, ये जो चीजें हैं इन सब चीजों को लेकर के आया करते थे। अब देखो यहाँ कुछ वर्ड्स है, जैसे सामंत। सामंत क्या होता है? पहले के जमाने में जो सामंत थे वो आज के टाइम धीरे धीरे जमींदार के रूप में बन गए। उन्होंने क्या किया, जो टेम्पल हुआ करता था या फिर जो कोई टाउन हुआ करता था उसके पास में ये एक अपना एक क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी रहने की जगह बना लिया करते थे जिसके चारों तरफ किलेबंदी कर दिया करते थे, दीवार बना लिया करते थे, कोठी बंगला इस तरह से कुछ बड़ी हवेली टाइप का ऐसा कुछ बना लिया करते थे। इनको जमींदार या सामंत बोला जाता था। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है सभी को? यस यस सर। अब देखिए यहाँ कई ट्रेडर्स को, कई जो आर्टिजन्स हैं उनको व्यापार करने के लिए कई बार डोनेट भी देना होता था, कई बार टैक्स भी देना होता था। अब ये जो टैक्स होता था ना, ये वहाँ के जो मंदिर हुआ करते थे ना वही इसको कलेक्ट किया करते थे, और वो जो मंदिर हुआ करते थे वो मंदिर जो अमीर जो व्यापारी हुआ करते थे उनके द्वारा भी बनाए जाते थे और राजा भी बनाया करते थे। तो ये बात आप देख चुके हैं। यही कुछ लोग डोनेट किया करते हैं मंदिरों को, और कुछ लोग इस बात को ये समझते हैं कि जो वहाँ के जो लोकल टेम्पल होते हैं ये उनका राइट है इसको कलेक्ट करना, डोनेट करना, अपने मन से डोनेट करना, या वो जबरदस्ती ले रहे हैं यानी कि उनका राइट है, तो इसको इसलिए वहाँ के लोग भी मंदिरों में पैसा दिया करते थे। अब देखो कुछ ऐसी चीजें हैं, राइट्स की जब बात कर रहे हैं तो कि राइट्स का मतलब कैसे, कि वो लिखित में, वहां रिटर्न में आपको कुछ ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि ये देखो, जैसे ये एक इंस्क्रिप्शन है जो सुरक्षित रखी गई है, इसमें किसी जमीन के बारे में या किसी दान के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो टेम्पल्स होते हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वो टैक्स लेवीज कर सकते हैं, है ना, टैक्स ले सकते हैं। इसके बाद में बेटा हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। समझ में आया सभी को? अच्छा लगा? यस